परिचय खास मेहमानों से कराते हैं। शिवम त्यागी बीजेपी की तरफ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आज पार्टी के प्रवक्ता है राजकुमार भाटी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी हमारे साथ मौजूद है। ईशान त्यागी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इंद्रजीत सिंह टीटू जी आरएलडी के नेता है, हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। बहुत स्वागत आप सभी का। जरा एक बार जोरदार तालियां अपने नेताओं के लिए। सवाल मेरा भाटी साहब से पहले है, ये यूनिफॉर्म सिविल कोड जो लेकर आई है उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार, आपके नेताओं को इतनी तकलीफ क्यों? नहीं, कुछ बिंदुओं को लेकर तकलीफ है, बाकी यूनिफॉर्म सिविल कोड का प्रयास किया जाए। हर चीज़ में समानता जितनी होगी उतना अच्छा है, लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड से पहले यूनिफॉर्म एजुकेशन जरूरी है, यूनिफॉर्म हेल्थ सिस्टम जरूरी है, यूनिफॉर्म आप ही की पार्टी के सांसद हैं डॉक्टर एसटी हसन, वो कह रहे हैं कि साहब ये कुछ भी लेकर आए, हम तो कुरान को मानेंगे। मतलब ये संविधान वर्सेस धार्मिक किताब, ऐसी नौबत क्यों बनाई जा रही है समाजवादी पार्टी की तरफ से? भारतवर्ष में सबसे सर्वोच्च और सबसे पवित्र पुस्तक है भारत का संविधान, और वही भारत का संविधान भारत के नागरिकों को ये परमिशन देता है कि मुस्लिम भाई अपने कुरान को माने, हिंदू अपने गीता को माने, सिख अपने गुरु ग्रंथ साहब को माने, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मीडिया जबरन इशू बनाता है। मीडिया इशू बनाता है या फिर नेता इशू बनाते हैं? मतलब एक देश एक विधान की ओर अगर देश बढ़ रहा है और समाजवादी पार्टी के जो सांसद हैं वो इस तरीके के बयान दे रहे हैं, तो फिर इशू कौन बना रहा है? हाँ जी, मैंने एक बात और कही, आय में भी समानता होनी चाहिए, एजुकेशन में भी समानता होनी चाहिए, हेल्थ में भी समानता होनी चाहिए। देश में 80 करोड़ लोग तो 5 किलो राशन पर निर्भर हैं, और 3 आदमियों की आमदनी जो है हर महीने करोड़ों रुपए में बढ़ जाती है। ठीक है, तो मतलब प्राथमिकताएं नहीं पता है आपको। वो कह रहे हैं कि जहां जहां समानता लानी चाहिए वहां वहां समानता ला नहीं रहे हैं, और सिर्फ हिंदू मुसलमान के लिए यूसीसी लेकर आ रहे हैं। देखिए, जिसको जो मानना है वो मानता रहे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और इस देश के लोग और तमाम लोग तो संविधान को मानते हैं। बाकी समाजवादी के पार्टी के लोग और उनके नेता अगर शरिया मानना चाहते हैं तो वो भी मान ले, उसमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन शरिया मानने की बात कहां से आई? शरिया मानने की बात कहां से आई? शरिया मानने की बात इनके सांसद से आई, जो शफीकुर रहमान बैठकर कह रहे हैं कि हम तो कुरान मानेंगे। तो एक काम करिए, मानिए, चोरी करने में हाथ कटवाइए, गलत नजर से देखने वाले पर आंख फुड़वाइए, सारा कर सकते हैं तो करिए। हाँ जी, जवाब दीजिए। कुरान की कौन सी आयत में लिखा हुआ है कि चोरी करने पे हाथ कटवा दिए जाएं, बुरी नजर देखने पर आंख? बिना पढ़े लिखे लोगों को जब आप राजनीति में लाते हो तो यही दुष्परिणाम होते हैं। जवाब। एक काम करना, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, सऊदी अरेबिया से लेकर और तमाम ऐसी कंट्रीज हैं 52 जिनमें यही चल रहा है। भाटी जी कुछ ज्यादा बेहतर जानते होंगे तो ये जाकर उनसे पूछ लें एक बार। कमाल बात हो गई। आपने बात की कुरान की, मैंने कुरान पे जवाब दिया। अब अगर आप अरब कंट्रीज जैसा इस देश को बनाना चाहते हैं, इस महान देश को, इस शानदार देश को, इस लोकतांत्रिक देश को जिसकी जनता आपस में प्रेम भाव से रहती है, उनके बीच आप नफरत की दीवार खड़ा करना चाहते हैं, और आप ईरान इराक इस भारत को बनाना चाहते हैं, पाकिस्तान बांग्लादेश बनाना। जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। देख रहे हैं, शरिया माने समाजवादी का सांसद और पाकिस्तान हम बनाना चाहते हैं। इतनी बातें अपने सांसद को अगर बता दी होती तो वो आज ऐसे भाषण नहीं देता। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, जल्दी से ईशान के पास आते हैं। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर इतना सियासी घमासान क्यों? रोमाना जी, देखिए, मुद्दों से भटकाने वाली राजनीति अगर कोई कर रही है पूरे देश में तो वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, और मोदी सरकार। यूनिफॉर्म सिविल कोड मुद्दों से भटकाना है? सुन लीजिए, देश में जब भी चुनाव होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी सिर्फ लोगों को घुमाने का, राउंड एंड राउंड, राउंड एंड राउंड, राउंड एंड राउंड, इसी का काम करती है। आप देखिए, देश में आज महंगाई बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है, देश की आज अर्थव्यवस्था बिल्कुल चरमरा आ चुकी है, ये बड़ा मुद्दा है। कहा महंगाई बेरोजगारी, वो तो आंकड़े देते हैं। और अर्थव्यवस्था की बात आप कर रहे हैं, देश तो दुनिया में 5 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शुमार हो गया है। देश तो पिछले 3 साल से लगातार 7% से ऊपर जहां जीडीपी बनी हुई है, ऐसा बढ़िया देश बना हुआ है। बिल्कुल, आप इतना बढ़िया देश बना हुआ है कि आज देश में अगर आप 70,000 रुपए से ऊपर कमाते हैं तो आप टॉप 1% में आते हैं, और 70,000 रुपए से अगर आप नीचे कमाते हैं प्रति महीना तो आप बाकी की उसमें आते हैं। देश का किसान आत्महत्या कर रहा है, देश में बेरोजगार जो है वो आत्महत्या कर रहा है, तो कहां देश की तरक्की हो रही है? बताइए ना मुझे। देश की तरक्की कहां हो रही है? इसका जवाब शिवम से लेंगे, लेकिन इससे पहले यूसीसी जिसको लेकर मैं बात कर रही थी, तो क्या ये यूनिफॉर्म सिविल कोड जो उत्तराखंड बीजेपी सरकार की तरफ से कदम आगे बढ़ा दिया गया है, ये क्या मुद्दों से भटकाने के लिए? देखिए, अभी 3 महीना आज डेट के लगभग घोषित होने जा रही है। ये अगले 3 महीने इन्होंने पब्लिक का माइंड डाइवर्ट करना है, मुद्दों की बात नहीं करनी, महंगाई की बात नहीं करनी, असली नीड जो जनता की है उसकी बात नहीं करनी। इनको तो मुद्दा देखना है कैसे माइंड को डाइवर्ट करा जाए। क्या देश के अंदर यूसीसी से कैसे माइंड डाइवर्ट हो रहा है ये तो बताइए ना। मैं बता दूं,
ये भारत की आज जो वर्ल्ड में छवि है वो इसलिए छवि है कि यहाँ पे हर आदमी को अपने धर्म को मानने का अधिकार है, अपने रीति रिवाज मनाने का अधिकार है, अपने हिसाब से खाने पीने का अधिकार है। आप सारे अधिकार छीन के जबरदस्ती आप लोग किसी पे आप सब अधिकार छीन रहे हैं। आप जो विविधता हमारी विरासत है उसको खत्म करने पर तुली हुई है कि बीजेपी? देखिए, यूसीसी को मैं बस 10 सेकंड में आपको बता देना चाहता हूं। यूसीसी का मतलब है, यानी कि समान नागरिक संहिता का मतलब है शादी, तलाक, भरण पोषण जो मेंटेनेंस होता है, प्रॉपर्टी राइट्स और उसके बाद गोद लेने की जो प्रक्रिया है। अगर शाहरुख यहां पर कोई शादी करता है और उसकी मेहर की रकम 5,000 रुपए है और अब से 20 साल बाद वो अपनी धर्मपत्नी को तलाक देता है और तब उसकी जो प्रॉपर्टी है वो 5,000 करोड़ रुपए की है, तो वो अपनी धर्मपत्नी को मात्र 5,000 रुपए देके तलाक का मामला खत्म कर सकता है। लेकिन अगर शिवम करेगा और भगवान ना करे उसको तलाक देना पड़ेगा, तो प्रॉपर्टी में राइट्स देना पड़ेगा। एक चीज बताइए, जो बच्ची उसके साथ 30 साल तक मेहनत करती है, उसके बच्चों का ध्यान रखती है, उसके परिवार को चलाती है, उसको बड़ा होने में उसकी मदद करती है, उसका अधिकार है कि नहीं उस पैसे में? हमने कौन सा अलग कर दिया? मतलब महिला अधिकार का मामला है ना, ये तो महिला अधिकार का मामला है, इससे आपको आपत्ति क्यों? मैं ये कह रहा हूँ कि जब अब हमारी माताएं बहनें जो यहाँ रह रही हैं उनके पास क्या अधिकार नहीं है? उनके पास आज आप देखिए कि आजकल जो महिलाएं की हमारी माताएं बहनें वो जो सर्विस लाइन में है उनकी सैलरी जेंट्स से ज्यादा है। क्या अधिकार, क्यों अधिकार आप क्या ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी करना चाह रहे हैं जो आज हमारी माताओं बहनों के पास? लेकिन शिवम, फिर सवाल ये कि ये सारे अधिकार जो है वो धर्म के आधार पर ही आदिवासी समाज को ये अधिकार क्यों नहीं दिए जा रहे? यूनिफॉर्म सिविल कोड से उन्हें अलग क्यों रखा गया है? मैं मानता हूं कि कोई भी ड्राफ्ट अगर आता है, आप उस पर चर्चा करिए, विमर्श करिए, बात करिए, अगर आपको उस पर अपने कुछ ऑब्जेक्शंस है खड़े करिए, लेकिन सिर्फ वेग स्टेटमेंट देना कि नहीं आप समाज को तोड़ रहे हैं, नहीं तोड़ रहे हैं भाई। ठीक है, वेग स्टेटमेंट मत दीजिए, वो कह रहे हैं चर्चा कीजिए। देखिए, इंद्रजीत जी ने जैसा कहा कि ये मुद्दों से भटकाने के लिए इस तरह की शोशेबाजी करते हैं। ठीक है, आज का सबसे बड़ा मुद्दा है जो आज मीडिया में बहस होनी चाहिए थी कि कल सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत तल्ख टिप्पणी की है। चंडीगढ़ में जिस तरह की बेशर्मी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की, वोट कैंसिल करके जबरन, कैमरे पे दिखाई दे रहे हैं, जबरन हारे हुए प्रत्याशी को जीता घोषित कर दिया। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है लोकतंत्र की हत्या है। इसका बीजेपी से क्या लेने देना? बीजेपी से क्या लेने देना? वो तो अधिकारी था, अफसर था। अच्छा, बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है, इनसे लेना देना, आपसे लेना देना था उसका। मैं जवाब ले लेती हूँ, आपसे लेना देना है। देखिए, मैं एक ही चीज मानता हूं, आप सब भी मानते हैं और परिचय भी कुछ ऐसे ही हुआ है कि राजकुमार भाटी समाजवादी के प्रवक्ता हैं, लेकिन इनको चैनल में क्या चलना चाहिए यह भी तय करना है। तो एक काम करिए भाटी जी, 20-30 साल पहले चैनल में नौकरी कर लीजिए, फिर विषय भी आप ही डिस्कस कर लेना, प्रवक्ता भी आप ही रहेंगे, चैनल भी आप। इनके सवाल का जवाब तो दे दीजिए। जो चंडीगढ़ में मेयर चुनाव में हुआ, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये वाकई में लोकतंत्र के लिए शर्मनाक था। सुप्रीम कोर्ट को मानना है ना, सुप्रीम कोर्ट को मानना है, फिर मैं इन्हीं पर ही आऊंगा। ये सेलेक्टिव तरह से मत माना कीजिए। राम मंदिर का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया, इनके सांसद आज तक नहीं मानते, कहते हैं बाबरी मस्जिद थी, है और रहेगी। आप तो सिलेक्टिव नहीं मानते ना, आप तो सिलेक्टिव नहीं मानते ना, तो आप माफी मांगेंगे? वो सीधे सीधे आपको कटघरे में खड़ा कर रहे हैं इस मामले के लिए। बिल्कुल नहीं, मैं कहता हूं अगर सुप्रीम कोर्ट कुछ कहता है, भारतीय जनता पार्टी और उसके लोग उसको मानते हैं, लेकिन हम सिर्फ एक ही चीज कहना चाहते हैं, इसमें आगे अगर कोई भी निर्णय आएगा भारतीय जनता पार्टी उसके साथ रहेगी। लेकिन मतलब अभी ये जो लताड़ थी सुप्रीम कोर्ट की, वो आप अपने लिए मान रहे हैं, बीजेपी के लिए? मैं मानता हूं कि सुप्रीम कोर्ट को अगर लगता है कि यह असंवैधानिक हुआ है और कोई भी इस पर निर्णय आता है तो हम तैयार हैं, लेकिन भाटी जी को ये तैयार है। ये जुगलबंदी बहुत बढ़िया है। हम बीजेपी पे सवाल उठाएं तो जवाब मीडिया देती है, मीडिया पे सवाल उठाएं तो जवाब बीजेपी देती है। मैंने कहा आज मीडिया में डिबेट होनी चाहिए थी सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे, क्या ये कम महत्वपूर्ण है? और आपने कहा इसमें बीजेपी का क्या है? आप एबीपी न्यूज देखा कीजिए ना, आप मीडिया को लेकर ऐसे यहाँ पर निशाने साध रहे हैं। हम तो खबरें दिखाते हैं, हम तो लगातार दिखाते हैं। ये शो कौन भरेगा? प्रधानमंत्री है सर। यहाँ पर अब मुझे वही दोहराना पड़ेगा और आपको फिर कहना पड़ेगा ये जुगलबंदी है कि कम से कम हमें स्वतंत्र रहने दीजिए, अपनी मर्जी से अपना टॉपिक चुनने दीजिए। नहीं सर, अब मेरी बात सुन। रोमान जी बता दे, रोमान, ये कोई तरीका नहीं होता है, ये कोई तरीका नहीं होता है। आप तीन बार यहाँ पर मीडिया पर सवाल उठा रहे हैं। कैप्चर मत करिए डिबेट को। आप मुझ पर इल्जाम नहीं लगाइए, आप मुझ पर इल्जाम नहीं लगाइए, आप मीडिया पर आरोप नहीं लगाइए, आप मीडिया पर आरोप मत लगाइए। आप नहीं तय करेंगे मैं किस टॉपिक पर चर्चा करूंगी। नहीं, मैंने आपको कहा कि आप मुझ पर आरोप नहीं लगाएंगे, आप मुझ पर आरोप नहीं लगाएंगे। अपनी बात रखिए। अगर आप भेदभाव करेंगे, आपको लगातार मौका दिया बोलने का। भेदभाव करेंगी तो मैं आरोप मैं भेदभाव नहीं कर रही हूँ भाटी जी, आवाज बंद नहीं कर सकते। मैं आपकी आवाज बंद नहीं कर रही हूँ। आप गलत बात बोलेंगे तो मैं उसको काउंटर करूंगी।
आप गलत बात बोलेंगे तो मैं काउंटर करूंगी, मैं आपसे डरूंगी नहीं, मैं डरूंगी नहीं आपसे, हाँ मैं डरूंगी नहीं। आप जबरदस्ती यहाँ पर डराएंगे या लेबल करेंगे तो मैं वो तैयार नहीं हूँ इसके लिए। और ये मीडिया उसके मैं एक्सपोज नहीं हो रही हूँ सर, आप एक्सपोज हो रहे हैं, आप एक्सपोज अब हाँ देखिए, एक्सपोज आप हो रहे हैं। मैं अगर अभी जनता के बीच चली जाऊं तो जनता बता दे कि कौन एक्सपोज हो रहा है। पता है जनता, है ना? सारा पता है हमें। केवल एक सवाल का जवाब मुझे दीजिए, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के सभासदों के वोट कैंसिल करके बीजेपी का मेयर बनाया गया, इससे बीजेपी का कोई लेना देना नहीं। आपने कह दिया बीजेपी का क्या लेना देना। अगर मीडिया का ये रोल रहेगा तो सवाल उठेंगे। सर वहाँ चुनाव कौन करवा रहा था, वहाँ चुनाव कौन करवा रहा था, मुझे इसका जवाब दीजिए। आप भेदभाव, मुझे बताइए चुनाव कौन। आप पूरी तरह बीजेपी के पाले में खेल रहे हैं, आप बीजेपी की वकालत कर रहे हैं। सर आपको कुछ अच्छा नहीं, अब मुझे बीजेपी का जवाब लेना पड़ेगा। आपकी पसंद की बात ना हो तो फिर, आपकी पसंद की बात ना हो तो फिर वो मीडिया बीजेपी के पाले में। गलती इनकी नहीं है, इन परिवारवादी लोगों ने ये मामला कर लिया है कि अगर ये हारे तो चुनाव आयोग गलत, अगर इनकी बात को गलत कहा जाए तो मीडिया गलत। कल ये कहने लगेंगे कि हमारे बेटों को वैसे ही मुख्यमंत्री बनाओ बिना चुनाव के, वरना चुनाव गलत। भाई ऐसे तो देश चलने से रहा। और अब एक और चीज पर आता हूं, आपने कहा कि कैसे कैंसिल हुए। अब इन कांग्रेसियों को वोट डालना आता नहीं तो हम क्या करें। 2016 में हरियाणा में इसी तरह की घटना हुई थी, 15 वोट, सुन लीजिए, 15 वोट एक साथ कैंसिल हो गए थे, एक साथ। उसमें भूपेंद्र हुड्डा और रणदीप सुरजेवाला का भी कैंसिल हो गया था। ठीक है ठीक है ठीक है, आइए जल्दी से फिर मैं जनता के बीच जाऊं। कितनी शातिर तरीके से शिवम भाई ने ये दिखा दिया कि सुप्रीम कोर्ट बेवकूफ है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बेवकूफ है। अगर वो बोल रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है तो वो गलत है। ये बड़ी बेवकूफी, ये बड़ी चालाकी से बेवकूफ बनाना जानते हैं भारतीय जनता पार्टी वाले। आप देखिए, बेवकूफ बनाना कौन नहीं जानता है। यहाँ पर कोई गलती कर रहा है, कटघरे में किसी और को खड़ा किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी लोगों का बेवकूफ नहीं बनाती है। कांग्रेस पार्टी मुद्दों की राजनीति करती है और मुद्दे लेके ही आज हमारे नेता राहुल गांधी जी भारत जोड़ो, पहले भारत जोड़ो यात्रा करी, उसके बाद भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं इस समय, और लोगों के और आम जनमानस के मुद्दे उठा रहे हैं। आप देखिए, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा है। क्या संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा है? तो सुन लीजिए, क्या सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग नहीं हो रहा है? सिर्फ विपक्ष पे हमले क्यों हो रहे हैं बताइए ना। सारे जितने भी कुकर्मी, आप लोग भ्रष्टाचारी हो इसलिए आप पर हमले हो रहे हैं। रुमाना जी एक मिनट, इनके इनके पार्शलिटी का प्रूफ देता हूं। अभी बिहार के अंदर जब सरकार चेंज हुई तो सुबह सरकार चेंज होती है, 5 बजे होती है। झारखंड में होता है तो कितने दिन बाद न्योता दिया जाता है। ये जो चीजें सामने नजर आ रही हैं उसको कैसे आप नकार सकते हो। इनका काम ये दिखाते ही है, मारते ही है। मेरा सवाल समाजवादी पार्टी से है। मेरा नाम भक्ति सिंह है। मेरा ये है कि आप संविधान में आस्था रखते हैं, बहुत अच्छी बात है। क्या पार्टी भी भाई भतीजावाद इनके संविधान में लिखा हुआ है? और दूसरी बात, ये मेयर की चुनाव की बात कर रहे थे, वहां पर सरकार तो आपकी ही है। कहाँ सरकार इनकी? पंजाब में। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है। चुनाव चंडीगढ़ में हो रहे थे। और किसका सवाल है? भाटी जी जवाब इनका दे दीजिएगा आप। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, क्या है सवाल, पूछिए। मेरा नाम सुशील कुमार है। मेरा समाजवादी पार्टी से सवाल है, मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए कितना गिरेंगे कि यूसीसी का भी अपमान कर रहे हैं आप? जवाब दीजिए भाटी जी, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए 2-2 सवाल आ गए। अब तो पहले मैं और सवाल लूं, उससे पहले जवाब आपका। क्या बताओ? मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए कितना गिरेंगे आप? एक सवाल वहां से आया है। तुष्टीकरण भारत के हर नागरिक का होना चाहिए, हिंदू का भी मुस्लिम का भी। तुष्टीकरण का मतलब होता है संतुष्टि। लोगों के काम होने चाहिए, उनका सम्मान होना चाहिए, उनके बीच भाईचारा होना चाहिए। ये चाहते हैं इनकी तरह हम मुसलमानों को शत्रु मानने लगे। मुसलमान हमारे भाई हैं, इस देश के नागरिक हैं। देश की आज़ादी के लिए उन्होंने भी हमारे बराबर खून दिया है। हर लड़ाई में वो हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के लड़े। ये कह रहे हैं कि तुष्टीकरण सबका होना चाहिए, और वो कह रहे हैं कि आप लोग ये चाहते हो कि मुसलमानों को दुश्मन मान ले देश का हिंदू। नहीं भैया, हम हिंदुओं को मानो, तुम मानते आए हो आज तक जब से पार्टी बनाई है समाजवादी वालों ने। हमने तो कभी नहीं कहा, लेकिन मानते हो तो मानते हो। मतलब क्या कह रहे हो? दोबारा बोलो। आप ये कह रहे हो कि ये लोग हिंदुओं को दुश्मन मानते हैं? मतलब आप मुझे एक चीज बताइए, लोगों पर गोलियां चलवा दी जाएं, उनको मरवा दिया जाए, उनके लिए आतंक कर दिया जाए, उनको क्या क्या कहा जाए, और उसके बाद भी ये कहें कि नहीं हम उनको दुश्मन नहीं मानते। आप मुझे एक चीज बताइए। जवाब दीजिए। नहीं, मैं जवाब तो मैं ये देना चाहता हूँ कि मैं हिंदू, मेरी पत्नी हिंदू, मेरे बच्चे हिंदू, मेरे माता पिता हिंदू, मेरे सारे रिश्तेदार हिंदू। मैं उनका शत्रु हूँ? मतलब मैं हिंदुओं का शत्रु हूँ? जयचंद भी हिंदू था भाई। हमारे यहाँ पर जयचंद भी बहुत हुए। मेरे ख्याल से थोड़ा संयम के साथ, एक दूसरे पर थोड़ा सा संयम के साथ। आ रही हूँ। हाँ।
मुझे एक बात बताइए, 70 साल पहले जब देश आजाद हुआ था, उस टाइम ये रूल बनाया गया था, जिस मुस्लिम को इंडिया में रहना है वो इधर आ जाए, जिसको जाना है वो पाकिस्तान चले जाए। जो हमारे विरोधी थे, लाइक माइंडेड लोग नहीं थे, वो पाकिस्तान चले गए। जिनको भारत प्यार थमा गया, आज ये 5 साल से 8 साल से जब से इनकी सरकार है, ये इतना बड़ा मुद्दा हिंदू मुस्लिम क्यों बन गया है? आप महंगाई की बात करिए, अनएम्प्लॉयमेंट की बात करिए, आप रोजगार देने की। बीजेपी तो कहती है हिंदू मुस्लिम का मुद्दा नहीं है, मुद्दा तुष्टीकरण का है, जो पिछली सरकारों के दौरान होता रहा। मैडम, हम बात करें समानता लाने की, सबको बराबर लाने की, ये मुद्दा आता ही क्यों है? ये मुद्दा क्यों आता है? आपको क्या लग रहा है कौन मुद्दा ला रहा है? सुन लीजिए, अभी शिवम भाई ने बात करी जयचंद की कि जयचंद हिंदू था। इनकी पार्टी में भी बहुत हिंदू हैं, हमारी पार्टी में भी बहुत हिंदू हैं, लेकिन इनकी पार्टी और हमारी पार्टी में डिफरेंस है कि इनकी सरकार आने के बाद देखिए जयचंद ने क्या किया था। जयचंद की वजह से देश में आक्रमण हुए, उसने अपनी सीमाओं को त्याग दिया। इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी के राज में मोदी जी ने देश की सीमाओं को त्याग दिया है और चाइना आज की डेट में 4000 स्क्वायर किलोमीटर देश के अंदर घुसा है। आप बताइए, उस पर जवाब दीजिए। दूसरी बात, जवाब ले लो इनसे, आप इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं। दूसरा सवाल भी, आप लद्दाख से कहते हैं कि लद्दाख में बहुत बढ़िया हो गया आर्टिकल 378 आने से। लद्दाख में अगर आपने देखा हो, 2 दिन पहले इतनी बड़ी सभा हुई है, इतनी गैदरिंग हुई है कि वापस वहां का राज्य, उसको राज्य बनाओ वापस। तो कब बनाएंगे राज्य, इसका भी जवाब दें। नहीं, लद्दाख का जो मुद्दा है वो तो अनुच्छेद 370 वाला नहीं है, वो उनसे स्टेटहुड चला गया। अब ये मुद्दा है, अब आप दो मुद्दे मिला रहे हैं। स्टेटहुड चला गया, ये खींच है क्या? अनुच्छेद 370 हटा दिया, उसकी खींच है क्या? रुक जाइए, उसकी खींच है क्या? कोई खींच नहीं है। खुश है आप अनुच्छेद 370 हटाए? मेरी बात, आप उनकी तरफ से जवाब मत दीजिए। दूसरी बात, मैं सवाल आपसे पूछ रही हूँ, जवाब नहीं दे रही हूँ। अनुच्छेद 370 हटाया, सही किया गलत किया? से है, उनको जवाब देने दीजिए। आप जवाब नहीं देंगे? उसके आप जवाब नहीं देंगे? अनुच्छेद 370 हटाया, सही है या गलत? मणिपुर को अनुच्छेद 370 हटाया, सही है या गलत? आप जवाब देंगे या नहीं? रोमाना जी, मैं आपका सवाल लेकर जा रही हूँ उनके पास, आप जवाब देंगे या नहीं? जो हो गया है वो हो गया है। अब अपनी गलती को जो हो गया वो हो गया, अपनी जो गलती है उसको ठीक कर लीजिए। वो कह रहे हैं स्टेटहुड तो दे दीजिए। भाई मान लिया हिंदुस्तान का इतिहास और हिंदुओं का इतिहास नहीं पढ़ते, त्यागी हो, कम से कम त्यागियों का इतिहास तो पढ़ लेते। थोड़ा सा बता देता हूं, जिस तरीके की इन्होंने बात की, नेहरू जी के समय में महावीर त्यागी एक सांसद हुआ करते थे और मंत्री। नेहरू जी ने कहा जब अरुणाचल पर चाइना जो है हमला कर रहा था, आक्रमण कर रहा था, कि वहां पर बंजर जमीन है, वहां घास का एक तिनका उगता नहीं, तो अगर चली भी जाएगी तो क्या दर्द है। महावीर त्यागी ने टोपी उठाकर कहा था कि मेरे सर पे बाल भी नहीं है तो अपना सर भी चाइना को दे दूं क्या? क्या गलत बोला बताइए, क्या बोला, क्या गलत बोला? पहली बात तो ऐसा ये बात है कि ये जो आपका ये जो बता रहे हैं, ये तिब्बत को लेके होता, अरुणाचल को लेके नहीं होता। अरुणाचल को लेके आज चीन देश में घुस रहा है, उस पे भारतीय जनता पार्टी ये बोलती है नहीं हमारे देश में कोई नहीं घुसा। उनको क्लीन चिट देने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। जवाब दीजिए। एक तो इनको कांग्रेस वालों को चाइना से बड़ा प्रेम है, दिक्कत इनकी गलती नहीं है। 2007 में इनका नेता चाइना से एक कॉन्ट्रैक्ट करके आया था, वो अभी तक इस पब्लिक डोमेन में है नहीं कि वो पार्टी टू पार्टी ऐसा क्या लिखवा कर लाए थे जो इन्होंने जो सवाल पूछा बिल्कुल निहायती झूठ। इस देश की सेना ने घुसकर सामने बैठकर दिया है कि इस बयान के एक भी, आप मत मानिए सरकारों को। मैं मानता हूं कि आपको लगता होगा सरकारें अगर पॉलिटिकली करेक्ट हो सकती हैं, लेकिन इस देश पर तो, सेना पर तो विश्वास रखेंगे ना। अधीर रंजन चौधरी ने कल भी खड़े होकर संसद में कहा है कि सर्जिकल और एयर स्ट्राइक के सबूत आज भी नहीं दिए गए हैं। कम से कम सेनाओं को मान लो अगर पार्टी। ये सबूत मांगने चाहिए सर, सबूत मांगने चाहिए। 1962 की लड़ाई में रेजांगला का युद्ध सबने सुना होगा, बहुत प्रसिद्ध है। उसमें 111 अहीर सैनिक शहीद हुए थे और उसके कमांडर थे शैतान सिंह भाटी। उसकी समाधि बनी हुई थी वहाँ। मोदी जी ने वो जमीन चीन को दे दी है और शैतान सिंह भाटी की जो रेजांगला लड़ाई की स्मृति में बनी थी वो समाधि भी तोड़ दी है। तो ये जो कह रहे हैं भाटी साहब यहाँ पर, मेरी पहली तो आपत्ति यह है कि ये सेना में भी अधीर और अहीर और भाटी ले आए, मतलब देश की सेना को तो कम से कम बाहर, क्योंकि राजनीति वो मुस्लिम और यादव वाली कहानी पर चलती है ना। और दूसरा जो ये कह रहे हैं बिल्कुल झूठ है, मैं यहां खंडन करता हूं। एक काम करें, निकाल कर मुझे देखे, मैं माफी मांग लूंगा, वरना ये मांग ले माफी अभी। चलिए। मैंने तो किसी की जाति धर्म का उल्लेख, मैंने तो खाली नाम लिया है। आप महावीर त्यागी कहें तो वो बहुत बढ़िया है, मैं से शैतान सिंह भाटी का नाम ले दूं तो भाटीवाद हो गया। ये बात तो सही है। आपने पूरा महावीर सिंह त्यागी और आपने कहा पहले त्यागियों का इतिहास तो पढ़ लो, अगर उन्होंने वो शैतान सिंह अहीर कह दिया तो क्या दिक्कत हो गई? आपने फिर डाइवर्ट कर दिया। इन्होंने कहा कि उनकी जो समाधि थी वो भी तोड़ दी गई है। डाइवर्ट तो आपने किया ना, पहले आपने ये मुद्दा उठाया, डाइवर्ट आपने पहले
ने किया? अगर 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 इनके पास उस समाधि को कोई तोड़ने का सबूत है तो वो यहां पर रख दे, मैं माफी मांगूंगा, वरना ये मांगे। क्या सवाल है आपका? मेरा कांग्रेसियों से ये सवाल है, इतने समय से आप पे सत्ता रही तो आपने इन मुद्दों को क्यों नहीं देखा? राम मंदिर, 370, इन चीजों को क्यों नहीं ध्यान दिया? क्या कांग्रेस चूक गई? आपको लगता है कांग्रेस चूक गई? बिल्कुल चूक गई। क्या उन्हें देश की भावना नहीं पता? कांग्रेस चूक गई क्या? जवाब दीजिएगा ईशान। हाँ जी, आपका सवाल। मेरा सवाल भाटी जी से, समाजवादी पार्टी से है कि अभी उन्होंने मंच से ये कहा था कि हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम विरोधी है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि एपीजे अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति किसने बनाया? आप बीजेपी के कार्यकर्ता हैं? पोस्ट भी है कोई? हाँ, मैं पूर्व पार्षद हूँ। ठीक है, चलिए, खुले मन से स्वीकार कर रहे हैं। वो कह रहे हैं मुस्लिम विरोधी की बात करते हैं आप लोग की बीजेपी मुस्लिम विरोधी, बुरा लग गया उनको। बीजेपी के हैं वो, कह रहे देखिए एपीजे अब्दुल कलाम किसके समय में बने राष्ट्रपति? नहीं, वो अगर बीजेपी के भी हैं तो भी हमारे भाई हैं, सम्मानित हैं, हमें उनसे प्रेम है। ये भारतीय जनता पार्टी की कल्चर है कि विरोधियों से नफरत करते हैं। हम इनसे प्रेम करते हैं, इन्हें सम्मान करते हैं। आप लोग विरोधियों से नफरत करते हैं, कल्चर ऐसी है बीजेपी की? भाई कम से कम बड़े भाई को तो ऐसे नहीं बोलना चाहिए। जहां भी मिलते हैं डिबेट में सबसे पहले बड़े भाई साहब नमस्कार करता हूं, मतलब हद्दी हो गई है। इतनी नफरत क्यों करते हैं आप? और कैसे करूं आपसे प्यार, बताइए तो सही। गले गले तो नहीं मिलेंगे दोनों लोग? जरा गले मिल लीजिए, गले लगवाइए, गले लगवाइए। देखिए क्या बात है, क्या बात है। नहीं, मन से मिले या नहीं मिले? मन से मिले या नहीं मिले? देखिए, हम पर तो एक चार्ज पहले से ही लगता है। हम तो पहले ही कहते हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि जो भी अच्छा आदमी हो इधर आ जाए। भाटी जी अच्छा आदमी है, इधर आ जाए। भाटी जी, इनविटेशन भी आ गया आपके लिए, इनविटेशन भी आ गया भाटी जी। नहीं, लेकिन आपने सबूत मांगा था रेजांगला में मेजर शैतान सिंह भाटी की। आप जल्दी से सबूत निकालिए। तब तक ईशान, जो सवाल आपके लिए आया था कि कांग्रेस पार्टी चूक गई क्या? रोमाना जी देखिए, कांग्रेस पार्टी ने 1947 के बाद, 1947 से पहले भी और 1947 के बाद इस देश को अपने खून पसीने से सींचने का काम किया है। कांग्रेस पार्टी किसी चीज में नहीं चूकी। वो कह रहे राम मंदिर, अनुच्छेद 370। सुन लीजिए, हर चीज की एक प्रक्रिया होती है। देश को बनाने की एक प्रक्रिया होती है। देश को बनाने के लिए जो बड़े बड़े डैम बनाते हैं वो कांग्रेस पार्टी ने बनाए। देश को बनाने के लिए जो IIT IIM बनाने थे वो कांग्रेस ने बनाए। देश को बनाने के लिए जो एम्स चाहिए थे वो कांग्रेस ने बनाए। देश को बनाने के लिए जो ONGC, BEL, BHEL जैसी नवरत्ना कंपनी थी वो कांग्रेस पार्टी ने बनाई। तो बताइए, जिस संपत्ति को भारतीय जनता पार्टी आज बेचने का काम कर रही है तो वो क्यों चूक रही है जब हम नहीं चूके उसको संपत्ति को बनाने में? तो वो संपत्ति को बेचने तो मतलब वो जो नेहरू साहब के जमाने में कहा जाता था टेम्पल्स ऑफ न्यू इंडिया, वो बनाने का काम ईशान कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी ने किया है और बीजेपी सब कुछ बेचने का अब काम कर रही है। इस पर आप जवाब दीजिएगा, लेकिन पहले जरा सबूत वाली बात हो जाए। आपने आरोप क्या लगाया था? पहले आरोप बताइए, आपने क्या लगाया था? मैंने ये कहा था 1962 में रेजांगला में एक बहुत बहादुरी पूर्वक लड़ाई भारत के सैनिकों ने लड़ी थी, जिसमें हमारे लगभग 125 सैनिक शहीद हुए थे। मेजर शैतान सिंह भाटी का स्मारक बना हुआ था, उसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तुड़वा दिया। अब आप देखिए, बहुत प्रतिष्ठित न्यूज पोर्टल, ये बहुत ही प्रतिष्ठित न्यूज पोर्टल है, उसकी खबर है। और 28 दिसंबर 2023 खबर है। 1962 में भारत चीन युद्ध के हीरो रहे मेजर शैतान सिंह की याद में लद्दाख के चुशल में बने स्मारक को हटाए जाने को लेकर विवाद पैदा हो गया है। चुशल के काउंसलर खोचोक स्टानजिन ने बताया, ये तो खबर छपी हुई है, वो दिखा रहे हैं। रेजांगला में स्थित इस स्मारक को तोड़ना पड़ा है, वो कह रहे हैं। और इसी में आगे लिखा हुआ है कि इस तरह का दावा X यानी के ट्विटर पर किया गया है। यही खबर अभी पढ़ दे रहा हूं, रुक जाइए, मैंने पहले अभी पढ़ी है। और दूसरा दावा था, आप गुमराह कर रहे हैं भाटी साहब। अब एक तो दिक्कत ये, विपक्ष की तरफ से तो 28 पर एक अकेला भारी मोदी है और दूसरी तरफ ये 3 खड़े हुए हैं, गठबंधन वाले बोलने भी नहीं दिया जा रहा मुझे। अब रुकिए जरा, दूसरा मेरे भाई ने कहा कि कांग्रेस ने IIT बनाए, एम्स बनाए, ये सब ठीक है, इसको बनाने की भी एक प्रक्रिया है। भैया ये 2-3 लाख करोड़ बनाने की जो प्रक्रिया है, ये इन दोस्तों को भी बता दो वो कैसे बनाते हैं। घोटालों से हम भी सीख लेंगे थोड़ा। और दूसरा, भ्रष्टाचार के आरोप, IIT और एम्स का 2014 1947 से लेकर 2014 तक इस देश में सिर्फ 6 एम्स थे, आज 23 है। अगर कोई अच्छी चीज है हम उसको आगे बढ़ा रहे हैं भाई। अगर IIT 2014 से पहले 7 थे तो आज 20 है, उसको हम बढ़ा रहे हैं। अगर पहले एयरपोर्ट 74 थे तो आज 148 है। कोई भी अच्छी चीज अगर किसी भी सरकार की होगी हम उसको बढ़ाएंगे, आपकी तरह नहीं। ठीक है, मैं जल्दी से लोगों के बीच जाऊंगी और कुछ और सवाल लूंगी। आपका सवाल हो गया, जल्दी से खड़े हो जाइए। सवाल, मेरा सवाल कांग्रेस प्रवक्ता से है। अभी उन्होंने कहा कि हमने IIM बनाया, 1 एम्स बनाया, 5-6 IIM बनाए, IIT बनाए। तो भैया संविधान भी तो आपने बनाया था। बात चली थी UCC से और कहां से कहां पहुंच गई।
संविधान में आर्टिकल 44 है, उसको पढ़ के आना चाहिए था यहाँ आने से पहले। भाई देश का चुनाव हो रहा है, कौन बनेगा प्रधानमंत्री? मुद्दे तो सारे आएंगे, मुद्दे तो सारे आएंगे ना। आर्टिकल 44 में लिखा हुआ है कि देश, सरकार, यूनियन इस देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने के लिए प्रयत्न करेगा। 77 साल तक प्रयत्न क्यों किया नहीं प्रयत्न, क्यों प्रयत्न किया नहीं? कांग्रेस जवाब देगी। सवाल क्या है किससे? बीजेपी प्रवक्ता से मेरा सवाल है, आप लोगों ने यूसीसी का मुद्दा भी टच कर दिया है, बट 4 साल पहले सीए का मुद्दा आया था, वो अभी पूरे देश में रोल आउट नहीं कर पाए। आप लोगों का क्या प्लान है? एक मुद्दे के बाद दूसरे मुद्दे पर जंप कर जाते हैं क्या शिवम त्यागी? मेरा भाटी जी सर से सवाल है, ये कह रहे थे कि यूसीसी की जगह समान एजुकेशन होनी चाहिए। अगर मदरसे में समान एजुकेशन होगी उसमें भी ये ऑब्जेक्शन करेंगे। ये बड़ी गजब की बात कही है कि मदरसों में कह रहे हैं समान एजुकेशन, और मदरसों में अगर पढ़ाने लगेंगे अपना सिलेबस लाकर तो उस पर भी फिर आपत्ति हो जाएगी है? नहीं, ये खुद ही तय कर लेते हैं कि हम विरोध करेंगे। हम तो चाहते हैं मदरसों में भी ज्ञान विज्ञान की शिक्षा हो, आधुनिक शिक्षा हो, कंप्यूटर की शिक्षा हो, भारत का संविधान भी पढ़ाया जाए, भारत की धर्मनिरपेक्षता भी पढ़ाई जाए। मोदी जी ने तो कहा था 2014 में मदरसों में एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में कंप्यूटर। मेरा सवाल आप वहां से जो आपके लिए सवाल आया था ना कि 77 साल तक क्यों नहीं लेकर आए यूसीसी? देखिए, शिवम त्यागी जी ने मुझ पे आक्षेप लगाया हमारी पार्टी पे कि 2-3 लाख करोड़ कैसे कमा लेते हैं। तो ये बता दें कि 2014 से लेके 2024 तक आज की डेट में 14 लाख करोड़ रुपए इनके जो उद्योगपति मित्र हैं उनके माफ कर दिए गए भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा। उस पे पहले जवाब दें ये लोग। दूसरी बात सुन लीजिए, देश में आए दिन 14 लाख करोड़ तो आप उनके माफ कर देंगे। देश में हर साल 10,000 से 12,000 किसान सुसाइड कर लेता है, आत्महत्या कर लेता है, क्योंकि उसको अपना दाम नहीं मिलता, एमएसपी नहीं मिलती। तो उस पे ये जवाब दे, क्यों नहीं जवाब देते? तीसरी बात, नॉर्थ ईस्ट की बड़ी बात करते हैं। किसानों पर पहले बात करेंगे ना। इंद्रजीत जी किसानों पर आना चाह रहे थे, लेकिन यहाँ पर आप उससे पहले जो जनता का सवाल एक आया था कि भाई ये सीए भी बड़े जोर शोर से लेकर आ रहे थे, उसका क्या हुआ? ठंडे बस्ते में चला गया। अब चुनाव आ रहे हैं तो ये यूसीसी लेकर आ रहे हैं, मतलब सिर्फ चुनावी शिगुफा। देखिए 20 सेकंड में दोनों जवाब दे दूंगा। एक इन्होंने कहा कि भाई जिस तरह की चीजें ये हुई है, एक तो इनके प्रवक्ताओं का अपने नेताओं से अलाइनमेंट ठीक रहता नहीं। नेता कहते हैं कुछ और प्रवक्ता यहां आकर कहते हैं कुछ। इनके वैसे दल का और दलदल वो इंडी घमंडी क्या था उसका भी अलायंस ठीक नहीं। एग्जाम्पल, ये दिन रात आप देख रहे हैं राहुल गांधी जी अडानी और अंबानी जी को डेली जिस तरीके से इस देश में गाली देते हैं और तमाम चीजें कहते हैं। इतने लाख करोड़ उद्योगपति दोस्तों के माफ कर दिए क्या आपकी सरकार? उसी अंबानी और अडानी को अभी तेलंगाना में बनते ही कॉन्ट्रैक्ट देना शुरू कर दिया, मतलब वहां गलत नहीं है। प्रवक्ता अलग अलग तय लाइन लेकर कैसे आते हैं? भाई अगर कोई आदमी गलत है तो सब जगह गलत है ना। ऐसा तो नहीं है कि उत्तर प्रदेश में गलत और तेलंगाना में जाते ही सही हो जाते हैं। अब दूसरे पर आता, उन्होंने कहा यूसीसी और इसके बाद सीए। अब इंपॉर्टेंट चीज यहां पर यह है, सीए को जिस तरीके से प्रैक्टिस करने की कोशिश की गई, जनता में कोई ना कोई डिस्कनेक्ट रहे। सरकार ने संवाद स्थापित करने की कोशिश की, लेकिन इस देश के गृह मंत्री ने कहा सीए इस देश की सत्यता है और वो आकर रहेगा। जल्द लागू हो जाएगा चुनाव से पहले। भारतीय जनता पार्टी का एक बात सुन लीजिए जी, हमने राम मंदिर का मुद्दा अगर मेरे बाप दादाओं से बीजेपी ने प्रॉमिस किया था तो आज 2024 में बन गया। भारतीय जनता पार्टी ने अगर आपके दादा से कोई वादा किया है ना तो मानकर चलिए, चाहे पोते के समय आकर पूरा हो, पूरा जरूर होगा। ये बात जो शिवम त्यागी ने कही है कि वादा जो है अगर दादा से किया जाए तो कम से कम पोते के आने तक वो वादा पूरा कर लिया जाएगा। कैमरा इधर ले आइए, और कैमरा इधर इसलिए लाइए क्योंकि मैं एक और वादा याद दिलाने वाली हूँ। 2022 तक इस देश के किसानों की आय दुगनी। अभी वादा पूरा नहीं हुआ है, लेकिन शिवम के हिसाब से ये वादा भी पूरा हो जाएगा। सर, आपके पोतों के जमाने तक हो जाएगा, मतलब कम से कम। मैं रुमाना जी आपको इसी मुद्दे पे लाना चाह रहा था, समय कम दिया आपने। इनका केवल काम दूसरों को, बच्चों को, नई पीढ़ी को निकट्ठू बनाना है। अभी सेना की बात करते हैं। निकट्ठू बनाना कैसे? मैं बताता हूँ। इनका कहना यह है कि इन्होंने अभी सेना की बात करी, आपने सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक करके आपका वाह वाह करी, आपको उसका श्रेय ये दिया कि 4 साल की नौकरी कर दी। अग्निवीर योजना पर सवाल है शिवम, तैयार रखिएगा जवाब। हाँ जी, आप तो किसानों पर बोलना चाह रहे थे, मैं किसानों का मुद्दा लाई हूँ। आप, मैं मुद्दे की बात करने जा। आप ये देख लो कि सेना की वाहवाह ये लूट रहे हैं। लड़ाई उन्होंने लड़ी, उनकी और ड्यूटी 4 साल की कर दी। जो सुविधाएं थी रिटायरमेंट होने के बाद भी वो उनसे आपने छीन ली। एक बात, हमारा, आप जो किसानों की बात कर रहे हो, हमारी पड़ोसी राज्य में उत्तराखंड में भी और हरियाणा में गन्ने के रेट हमसे फालतू हैं और यहाँ किसान को कम है, क्योंकि 20 रुपए बढ़ाए हैं अभी मैडम कितना पिछले 60 कहां से लेकर कहां तक आए हैं? बराबर में 450 मिल रहा है, और यहाँ यूपी में 365 370 दे रहे हो आप। ये क्या कर रखा है आपने? और ये लोग ढोल बजा रहे हैं कि साहब 20 रुपए बढ़ा दिए, 20 रुपए बढ़ा दिए। देखिए कितना गुस्सा आ रहा है वहां पर इंद्रजीत सर को।
हमारे जमाने में, मैं मेरठ से आता हूं, यहीं से ज्यादा दूर है नहीं, है ना, गन्ने जब डाल दिए जाते थे ना, पर्ची के पैसे भी अगले सीजन में मिलते थे, लाठीचार्ज हो जाता था। इतनी जल्दी भूल जाते हैं किसान के बेटे सारे तुरंत। उनकी पर्ची, गन्ने की जब पेमेंट मिलती है ना, पर्ची मिलती है बेचारे किसान को, उस पर लिखा था 0-0, कोई रेट नहीं। आप एक ठेली वाले पे केले लेने चले जाओ, उसको बताना पड़ता मेरे इतने दर्जन केले हैं, और किसान से आप गन्ना। भुगतान तो जल्दी हो रहा है, टाइमली। वो कह रहे पहले होता नहीं था सालों साल। जो भुगतान कर रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं, जो नहीं कर रहे हैं उसकी बात क्यों नहीं कर रहे? जो नहीं कर रहे उसकी बात, हाँ, किसानों से जुड़ा हुआ अगर है तो कहीं। किसानों से जुड़ा हुआ सवाल है। आपने देखा कि किस तरह से देश के सभी कोनों से किसान आके दिल्ली के बॉर्डर पे बैठे हुए थे, उनको मारा गया, उनको पीटा गया, उनको दिल्ली में आने नहीं दिया गया, उनको उग्रवादी किया, खालिस्तानी कहा गया, और जो 3 काले कानून बनाए तो वापस ले लिए। पूछिए ना किससे पूछ के बनाए थे। जब 800 किसान मर गए, जब 800 किसान शहीद हो गए, तब जाके इनको याद आई, तब जाके इनकी नींद खुली, और ये तब भी बोलते हैं कि कोई नहीं मरा। ठीक है, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। एक मिनट, एक साथ जवाब दे दीजिएगा किसानों के मुद्दे पर, जल्दी से 30 सेकंड में आप भी रख दीजिए अपनी बात। बड़ो, तुम्हें पिछले सीजन का पेमेंट अभी तक नहीं हुआ है गन्ने का, ये झूठ बोलते हैं ना। तो इन्होंने वादा ये किया था कि 14 दिन के अंदर पेमेंट करेंगे, 14 दिन के अंदर पेमेंट करेंगे, और अगर नहीं हुआ तो ब्याज देंगे। एक किसान को 1 रुपया भी ब्याज दिया हो सर? ना पेमेंट ना ब्याज। देखिए, सबसे पहले तो मैं एक चीज कहना चाहता हूं, उन्होंने जिस तरह की तमाम बातें करी कि किसानों को इतनी तरह की परेशानी है, उनको मारा गया, पीटा गया। भाई, इस देश में, इस लोकतंत्र में सरकार के हित में जनता है या नहीं है, सरकार से सेटिस्फाई है, उसका माध्यम क्या है? वोट है। जब ये हुआ उसके बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ, सबसे ज्यादा किसान उत्तर प्रदेश में है कि नहीं है? अगर ये इतने ही किसानों के सगे थे तो इनकी जमानतें जब्त क्यों होती जा रही है दिन रात? अगर इतने ही सारे किसान बॉर्डर पे बैठे थे तो हम हार क्यों नहीं गए? क्योंकि सब मामला कहीं और से चालू है। मैं सबका सम्मान करता हूं, बट रियलिटी यही है। और एक और चीज मैं कहना चाहता हूं, अगर कहीं पर, इन्होंने बड़ौद का एग्जांपल दिया, वो भी मेरे पास ही है, अगर कहीं पर इस तरह की दिक्कत हुई है, जो कि इनको अब समाजवादी आदमी पर, कार्यकर्ता पर भरोसा किया जाए, वो तो बेईमानी होगी, लेकिन फिर भी मैं कहता हूं अगर ऐसा कहीं है तो हम उसको भी जरूर देखेंगे। लेकिन इतना तय है, चाहे वो किसान हो, चाहे वो जवान हो, चाहे इस देश का इंडस्ट्रियलिस्ट हो, चाहे इस देश की व्यवस्था हो, अग्निवीर वाली योजना जिसको लेकर वो आपको घेर रहे हैं, 2 करोड़ एप्लीकेशंस आई थी उसमें। और मैं एक चीज कहना चाहता हूं, इन्होंने कहा कि हम सेना का क्रेडिट खाते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं खाते। हमारे देश का सैनिक 1947 के बाद से, और चाहे वो 62 की लड़ाई रही हो, चाहे कभी की लड़ाई, वो हमेशा से सूरवीर था। लेकिन ये इतने अपंग लोग थे, ये इतने अपंग सरकारें थी कि मुंबई में जब कोई हमें मार के चला जाता था तो चुपचाप बैठ जाते थे उसको हमला करने का। ठीक है, ठीक है, ठीक है, जल्दी से जनता के बीच सवाल आपका है, क्या है? जल्दी सवाल पूछिए। मोदी जी से आप लोग खुश हैं कि नहीं है आज की सरकार से? तो सभी जितनी भी हमारे और संस्थाएं हैं, चाहे बीजेपी हो, चाहे और बाकी, सवाल है कांग्रेस हो, चाहे जितने भी हो, ये एक क्षण ये क्यों नहीं सोच ले कि जो आगे मुखिया चल रहा है हम उसके साथ हो गए, देश का उद्धार क्यों न कर जाए? पीछे चले, पीछे विपक्षी पार्टियां चले, ये कह रहे हैं। हम विपक्ष के सारे पार्टियों से पूछना चाहते हैं कि आप समय समय पर एक होते हैं, और ऐसा क्या कारण होता है कि अलग हो जाते हैं? बीजेपी की प्रशंसा सुन नहीं सकते, उनकी क्वालिटी आपको दिखती नहीं है, या बीजेपी से डर इतना ज्यादा है, सामना करने के लिए एक साथ आना पड़ता है? भाटी जी जल्दी। एकता और संगठन सबसे ज्यादा डकैतों के गिरोह में मिलता है। सारे एक आवाज पे चलते हैं। पढ़े लिखे लोगों में, विचारशील लोगों में मतभेद स्वाभाविक है। दूसरी बात, 2019 के चुनाव में एनडीए को 35% वोट मिले और विपक्ष में 65% पड़े। एबीपी के लोगों ने प्रयास तो खूब किया होगा, मेहनत की होगी, लेकिन 65% में से ना आदमी नहीं मिले यहाँ बैठाने के लिए, 35% वाले ही बैठा है। ठीक है। भाटी जी जो है वो बड़े नाराज है आज, मीडिया, जनता सबसे नाराज है भाटी। देखिए, अब यहाँ पर जो लोग बैठे हुए हैं उनमें भी भैया न्यूज चैनल वालों कार्यकर्ता ढूंढ के लाया करो इनके। हम तो खुला न्योता दे